हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बाल विकास से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो खासकर टीईटी और यूपीटीटी और सीटेट, रीट और डीएसएसबी, केबीएस और एनबीएस जैसी बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बाल विकास से क्या तात्पर्य है। तो बाल विकास से तात्पर्य है कि जन्म से परिपक्वता तक होने वाले जो शारीरिक होता है विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, जो परिवर्तनों की प्रक्रिया को ही हम बाल विकास कहते हैं। जो भी बच्चे के अंदर परिवर्तन आते हैं, परिपक्व होने में जो परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आता है, मानसिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन जो बच्चे में आते हैं, उस प्रक्रिया को हम बाल विकास कहते हैं। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बाल विकास के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। बाल विकास को हम किन किन विकासों को बाल विकास के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसमें बाल विकास में शारीरिक विकास है, मानसिक विकास जिसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी कहते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है। तो बाल विकास का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। उसके बाद आता है कि बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले कारक कौन से हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है वंशानुक्रम और वातावरण का कारक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है कि शैशवावस्था की आयु क्या होती है। तो शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की आयु क्या मानी जाती है। तो बाल्यावस्था हमारी जो है 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद सातवां प्रश्न आता है कि किशोरावस्था को संक्रमण काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसी अवस्था में बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर तीव्र परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसको संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। और किशोरावस्था ही ये तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आठवां प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार सीखना किस पर आधारित है। तो पियाजे ने कहा है कि सक्रिय अनुभव और खोज पर जो है सीखना आधारित है। 10वां प्रश्न है बुद्धि की परिभाषा किसने दी। तो एक अल्फ्रेड और बिने थे, इन लोगों ने बुद्धि की परिभाषा दी। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो ये है हार्वर्ड गार्डनर। 12वां प्रश्न है नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार रिपीट कर दे रहे हैं, ये भूलना नहीं है। नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो वो है लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उसके बाद 13 प्रश्न आ जाता है कि भावनात्मक विकास से क्या आशय है। भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, तो भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसको हम भावनात्मक विकास कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विकास का क्या अर्थ है। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के नियमों और व्यवहारों को सीखने की जो प्रक्रिया है उसको हम सामाजिक विकास से जोड़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि बालक की पहली पाठशाला क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। उसके बाद आता है 16वां प्रश्न है बाल विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। खेल का बाल विकास में क्या महत्व है। और खेल से ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है। उसके बाद 18वां प्रश्न है कि भाषा का विकास कब प्रारंभ होता है। तो भाषा का प्रारंभ जो है शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है।
उसके बाद आता है 19वां प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक की बालक की क्षमता है, रुचि है और उसकी गति है, अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं। उसके बाद 20वां प्रश्न है कि सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? सीखने से प्रेरणा में रुचि और सफलता बढ़ती है। उसमें 21वां नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा से क्या आशय है? बाल केंद्रित से मतलब शिक्षा जो है बालक को सेंटर में रखकर देनी चाहिए, उसकी आवश्यकता और उसकी रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है कि शिक्षक के लिए बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? अगर टीचर को बाल विकास का ज्ञान नहीं है तो इसलिए उसको आवश्यक है ताकि वो बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको पढ़ा सके, उनको शिक्षा दे सके। उसके बाद आता है 23 नंबर प्रश्न, बुद्धि के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बुद्धि के विकास को कौन कौन से कारक रोकते हैं या बढ़ाते हैं? तो बुद्धि के विकास के लिए वंशानुक्रम है, वातावरण है, शिक्षा और पोषण है, ये सारी चीज़ें बुद्धि के विकास को प्रभावित करते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? मतलब जल्दी से हम कौन ऐसी विधि जो है जिससे हम सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, तो वो विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो हम करके सीख सकते हैं, वह विधि जो है सीखने की विधि है, सबसे प्रभावी विधि है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है कि अभिवृत्ति एटीट्यूड से क्या तात्पर्य है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका नज़रिया है, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है, अनुकरण, इमिटेशन का क्या अर्थ है? जो दूसरों के व्यवहार की नकल करता है। कहते बच्चे नहीं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अगर आप बच्चों के सामने उल्टा सीधा बोलेंगे तो बच्चे भी वैसा ही सीख जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, उसको हम इमिटेशन कहते हैं। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है कि संवेग क्या है? संवेग क्या है? तीव्र भावनात्मक अवस्थाएं। ये संवेगात्मक अवस्थाएं होती हैं, जैसे क्रोध है, भय है, प्रेम है, ये सारी क्या है? संवेग के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है, विद्यालय में सामाजिक विकास कैसे होता है? ये पता करना है। विद्यालय में सामाजिक विकास कैसे होता है? तो ये क्या है, जब बच्चे खेलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोई समूह में, ग्रुप में कोई कार्य करेंगे, या अनुशासन के द्वारा पीटी में या किसी भी जगह जो है क्लास में अनुशासन बनाए रखना है, तो ये क्या है, इससे बच्चों का सामाजिक विकास होता है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है कि बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चों को जो समस्याएं हैं उनको समझने के लिए, उनको समाधान हेतु, उनका निराकरण करने के लिए बाल विकास का अध्ययन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आता है 30 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, तो वह है आदर्श शिक्षक की मुख्य विशेषता क्या है? आदर्श शिक्षक क्या है? उसे बाल मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए और संवेदनशीलता भी उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये आदर्श शिक्षक की एक विशेषता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।